सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। तो पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। कि असल में आप जब भी कंप्यूटर के ऊपर कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो टास्क कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की मदद से परफॉर्म होता है। एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं और हर प्रोग्राम या हर सॉफ्टवेयर के अंदर लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को जाके बताती हैं कि ये टास्क कैसे परफॉर्म करना है। इसका मतलब ये होगा कि मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर होंगे और उनमें टास्क परफ़ॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शन भी मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं। सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम भी दिया जाता है और इसके अलावा ये सॉफ्टवेयर ही कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। असल में ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इनके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखी जाएँगी। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखना पड़ेगा और फिर उसके बाद उन लैंग्वेजेस को इस्तेमाल करते हुए आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। आपकी लिखी हुई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक सॉफ्टवेयर की शक्ल में मौजूद होगी जो मुख्तलिफ किस्म के टास्क जो है वो परफॉर्म करने के लिए यूज होगी। सॉफ्टवेयर को दो बड़े हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक इसे को हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे नंबर पर हम इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम देते हैं। चलिए बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। असल में सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसे प्रोग्राम या सेट ऑफ प्रोग्राम्स का नाम है जो स्पेशली तौर पर कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए बने होते हैं। इसका मतलब यहाँ ये है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए मखसूस किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, जिन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। थोड़ा-सा गौर करें तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए बने हुए हैं और कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो यूज़र्स के लिए बने हुए हैं। जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए बने हुए हैं, कंप्यूटर सिस्टम के काम करने में आसानी पैदा करते हैं, वो हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। इसके अलावा ये सॉफ्टवेयर्स जो हैं, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को भी रन होने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आप कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम ओपन करते हैं, पेंट ओपन करेंगे, तो बैकएंड पर यही सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं, उनको एक अच्छी-सी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे मैकटोनिश ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं और आजकल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है वो आ रहा है। इसके अलावा यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी मौजूद हैं, जो कि मुख्तलिफ किस्म के पर्पज़ के लिए हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ होते हैं। कुछ डिवाइस ड्राइवर्स भी हमारे पास मौजूद हैं, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा हैं। जब भी आप कोई नया हार्डवेयर अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे, तो वो हार्डवेयर कैसे काम करेगा, उसके लिए आपको उस हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ते हैं, जो डिवाइस ड्राइवर्स कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा-सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। असल में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं, ये स्पेशली तौर पर किसी एक यूज़र्स के लिए बनाए जाते हैं, ताकि यूज़र के डिफरेंट किस्म के जो टास्क हैं, यूज़र के जो प्रॉब्लम है, उनको जो है ये सॉल्व कर सके। अब बात आपकी समझ में आ चुकी होगी कि कंप्यूटर सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर मौजूद हैं और जो यूज़र्स के प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो मौजूद हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक और नाम देने जा रहे हैं, वो पैकेजेस सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी एग्ज़ाम्पल मौजूद हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आती हैं, जैसे कि कमर्शियल सॉफ्टवेयर हैं, साइंटिफिक टाइप के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल पैकेज हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो गेम्स हम खेलते हैं और मल्टीमीडिया के सॉफ्टवेयर हैं, जिसमें मीडिया प्लेयर भी हैं। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो कहलाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को दो हिस्सों में हमने डिवाइड कर लिया, कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर और पैकेजेस सॉफ्टवेयर। कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर जो हैं डियर स्टूडेंट्स, ये एक मखसूस किस्म के कस्टमर या किसी एक इदारे के लिए जो है वो बनाए जाते हैं और ये कस्टमाइज़ सॉफ्टवेयर भी कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये किसी सिंगल पर्सन या किसी एक ऑर्गेनाइज़ेशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको बना के दिए जाते हैं और इनको बनाने के लिए एक अकेला प्रोग्रामर हो सकता है या प्रोग्रामर्स की टीम मिलकर इनको बना सकती है। फॉर एग्जांपल कोई भी मेडिकल स्टोर अपने मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन्स के रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर बनवा लेता है। कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर बनवा लेता है, तो वो कस्टम बिल्ड या कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाएगा। इसके बरक्स अगर हम पैकेजेस सॉफ्टवेयर की बात करें, तो पैकेजेस सॉफ्टवेयर आम पब्लिक पर्पस के लिए होते हैं, ये सबके लिए ये होते हैं, ये किसी मखसूस फ़र्द के लिए या मखसूस इदारे के लिए नहीं होते, इनको हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। इन्हें हम ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि प्रोफेशनल कंपनीज़ बनाती हैं, बड़ी अच्छी और क्वालिफाइड टीम्स जो है इनको बनाते हैं, वो पूरी दुनिया में सब लोगों ने इसे यूज़ करना होता है, तो बड़े परफेक्ट और प्रोफेशनल लोग इनको जो है वो डेवलप करते हैं। अगर हम बात करें कस्टमाइज़ सॉफ्टवेयर की, तो ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं, महँगे होते हैं, 20, 25, 30 हज़ार से ये लाख रुपए तक
प्राइस के अंदर बनते हैं, जबकि पैकेजेज़ सॉफ्टवेयर जो हैं ये सस्ते होते हैं। एक सीडी खरीदते हैं 30 या ₹50 की और उस सीडी के अंदर ये सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास जो है वो मौजूद होते हैं। अगर हम पैकेजेज़ सॉफ्टवेयर की एग्ज़ाम्पल देखें तो हम अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस की सीडी खरीदें, उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा, पावर पॉइंट होगा, एक्सेल होगा। अगर ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की सीडी खरीदें तो उसमें एडोब फ़ोटोशॉप या कोरल ड्रा हो सकता है। इस तरह और भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल हैं जो पैकेजेज़ सॉफ्टवेयर की शक्ल में मौजूद हैं। इंटरनेट के ऊपर ये पैकेजेज़ सॉफ्टवेयर फ्री में अवेलेबल है। अब हम देखते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान डिफरेंस क्या है। यहाँ स्लाइड पर आपको 8 डिफरेंस नज़र आ रहे होंगे। तो पहले डिफरेंस में देखें, हार्डवेयर फिजिकल पार्ट है तो सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर को हम ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना ही फील कर सकते हैं। हार्डवेयर को बनाने के लिए फिजिकल मटेरियल चाहिए। आपके हार्डवेयर या तो लोहे के बने होते हैं या प्लास्टिक के बने होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ती है। चौथे डिफरेंस के अंदर आप देख रहे हैं कि हार्डवेयर को काम करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। मेन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर काम नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही जो सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर के बगैर काम नहीं कर पाएगा। पाँचवें डिफरेंस के अंदर अगर आपका हार्डवेयर डैमेज हो जाता है तो हमें नया हार्डवेयर खरीदना पड़ता है। अगर रिपेयर हो जाए तो ठीक, नहीं तो नया हार्डवेयर परचेज़ करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, अगर सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है तो आप सॉफ्टवेयर को दोबारा इंस्टॉल करते हैं। हार्डवेयर जो हैं ये वायरस से अफेक्ट नहीं होते, यानी हार्डवेयर में वायरसेस नहीं आते। और दूसरी साइड पे अगर हम सॉफ्टवेयर को देखें तो सॉफ्टवेयर में वायरस आ जाते हैं। इसके अलावा हार्डवेयर को इलेक्ट्रॉनिकली तौर पर एक जगह से दूसरी जगह आप सेंड नहीं कर सकते, लेकिन सॉफ्टवेयर को आप शेयर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली तौर पर एक जगह से दूसरी जगह सेंड भी कर सकते हैं। हार्डवेयर की डुप्लीकेट कॉपीज़ नहीं बनाई जा सकती, लेकिन आप सॉफ्टवेयर की अपने कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल कॉपीज़ भी बना सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर एक कीबोर्ड मौजूद है, तो उसकी हम कॉपी पेस्ट करके मल्टीपल कीबोर्ड नहीं बना सकेंगे, हमें नए खरीदने पड़ेंगे। जबकि सॉफ्टवेयर्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो इसकी मल्टीपल कॉपीज़ भी बन सकती हैं। बेसिक यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज, जैसा कि आप जानते हैं हमारे कंप्यूटर्स के अंदर डाटा जो है वो स्टोर है, तो ये डाटा मेमोरी के अंदर स्टोर होगा और कंप्यूटर मेमोरी असल में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो हैं ये काफ़ी सारे स्विचेस पर मुश्तमिल होते हैं और स्विच दो स्टेट में हो सकता है, ऑन या ऑफ। ऑन स्टेट जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करेगी और ऑफ स्टेट जो है वो 0 को रिप्रेजेंट करेगी। इसका मतलब है 1 और 0 ये बाइनरी नंबर हमारे पास कहलाते हैं और कंप्यूटर के अंदर डाटा जो है वो इन्हीं बाइनरी नंबर के अंदर ही वो जाकर स्टोर होता है। बहुत सारे बेसिक यूनिट्स मौजूद हैं जिनको यहाँ वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बेसिक यूनिट बिट है। बिट का मतलब है बाइनरी डिजिट और बाइनरी डिजिट 0 और 1 होते हैं। ये बेसिक यूनिट है जिसकी मदद से कंप्यूटर में डाटा जो है वो स्टोर होता है। बाइट आमतौर पर जब 8 बिट हमारे पास हो जाएं तो वो एक बाइट बनता है और एक बाइट इतनी स्पेस है कि उसके अंदर आप एक सिंगल करैक्टर स्टोर कर सकते हैं। निबल जो है 4 ग्रुप ऑफ बिट्स, जब 4 बिट्स मिलती हैं तो निबल बनता है। मीन एक बाइट के अंदर 8 बिट होंगे तो 4 बिट का एक निबल है, तो यूं 1 बाइट के अंदर 2 निबल हो सकते हैं। किलोबाइट की बात करें तो 1024 बाइट्स जब मिलेंगे तो 1 किलोबाइट बनेगा, इसे केबी से भी शो करेंगे। इस तरह 1024 केबी जब मिलेगा तो 1 मेगाबाइट बनेगा, इसे एमबी भी लिख सकते हैं। इस तरह 1024 एमबी जब मिल जाते हैं तो 1 गीगाबाइट यानी 1 जीबी बनता है, इसे जीबी भी लिख सकते हैं, जीपी। तो 1024 जीबी जब मिलेंगे तो 1 टेराबाइट मिलेगा जिसे आप टीबी भी लिख सकते हैं। इसके अलावा वर्ड जो है ये भी एक यूनिट है। वर्ड असल में एक ऐसा डाटा यूनिट है जो किसी भी प्रोसेसर के लिए ये बताता है कि आपका प्रोसेसर एक वक्त में कितना डाटा प्रोसेस करेगा। असल में हर प्रोसेसर का एक वर्ड साइज़ है। अगर आपके प्रोसेसर का वर्ड साइज़ 1 बाइट है तो आपका प्रोसेसर एक वक्त में 1 बाइट डाटा प्रोसेस करेगा। अगर आपके प्रोसेसर का साइज़ 2 बाइट है या 4 बाइट है तो जितना साइज़ है एक ही वक्त में उतना ज़्यादा डाटा आपका प्रोसेसर जो है वो प्रोसेस कर सकता है। इसका मतलब ये है कि वर्ड साइज़ जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका कंप्यूटर पावरफुल हो सकता है। वर्ड साइज़ की बात करें तो 1 बाइट का वर्ड हो सकता है, 2 बाइट का वर्ड हो सकता है, सिंगल वर्ड और डबल वर्ड भी होते हैं। 1 बाइट का जो वर्ड है इसमें 8 बिट होंगे, ये शुरू में आने वाले कुछ पर्सनल कंप्यूटर के अंदर यूज़ होता था। 2 बाइट्स की बात करें तो ये 16 बिट का वर्ड है जो कि ट्रेडिशनल माइक्रो कंप्यूटर के अंदर यूज़ होता है, जो आमतौर पर घरों में भी इस्तेमाल होते हैं। सिंगल वर्ड 32 बिट का है, ये मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर और कुछ माइक्रो कंप्यूटर के अंदर भी यूज़ होता है। डबल वर्ड 64 बिट का है, ये सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर और चंद एक माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर भी यूज़ हो रहा है।
सबसे पहले हम ये जानेंगे सिस्टम क्या होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो क्या है। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स की कम्बिनेशन का नाम है। इस तरह कोई भी सिस्टम हो वो डिफरेंट किस्म के रिलेटेड कंपोनेंट्स की कम्बिनेशन का नाम है, और वो कंपोनेंट इस तरह से आपस में लिंक होते हैं कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके मुख्तलिफ किस्म के टास्क परफॉर्म करते हैं। इसे हम एक सिस्टम कहते हैं। सिस्टम के 5 कंपोनेंट हैं, उसमें हार्डवेयर भी होते हैं, सॉफ्टवेयर भी होते हैं, यूज़र या पीपल भी होते हैं जिन्होंने काम करना है, और जिस चीज़ पे काम करना है वो डेटा भी है। और तमाम इन कंपोनेंट की आपस में कम्युनिकेशन के लिए एक कम्युनिकेशन सिस्टम भी चाहिए होता है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या एसडीएलसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। असल में ये सेट ऑफ एक्टिविटीज़ या स्टेप्स हैं जो मखसूस किस्म के सिस्टम डेवलप करने के लिए यूज़ होते हैं। इसे हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं। इट मीन्स दैट जब भी आप कोई सिस्टम या सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहेंगे तो मखसूस किस्म की एक्टिविटीज़ और स्टेप जो है वो आपको परफॉर्म करना पड़ेंगे। ये एक ऑर्गेनाइज तरीकाकार है जिससे आप एक सक्सेसफुल सिस्टम जो बना सकते हैं। एसडीएल के 7 स्टेप हैं। सबसे पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, फिर सिस्टम को एनालिसिस किया जाता है, फिर डिज़ाइन, इसके बाद कोडिंग, फिर टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन और फाइनली मेंटेनेंस का स्टेप जो है वो परफॉर्म किया जाता है। हम इन 7 स्टेप्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो ये सबसे पहला स्टेप है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सिस्टम को इनिशियल तौर पर एनालिसिस किया जाता है, सिस्टम को स्टडी किया जाता है। इट मीन दैट जो भी डेवलप करना चाहते हैं, जो सिस्टम बनाना चाहते हैं, उसके बारे में काफ़ी सारा मवाद इकट्ठा किया जाता है। इस स्टेप के अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के एक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सिस्टम आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले तो पता होना चाहिए आप क्या बनाना चाहते हैं। इसके अलावा सिस्टम स्कोप और लिमिट्स डिफाइन करते हैं कि आपका जो सिस्टम है उसका दायराकार कितना है, कितनी फंक्शनैलिटी वो सिस्टम परफॉर्म करेगा और किस किस्म के टास्क परफॉर्म करेगा। ये सारी चीज़ें हमें मालूम करना पड़ती हैं। हमें काफ़ी सारे सॉल्यूशंस ढूंढना पड़ते हैं, कुछ अल्टरनेट सॉल्यूशन भी ढूंढना पड़ते हैं, यानी एक से ज़्यादा पॉसिबल हल ढूंढना पड़ते हैं सिस्टम को डेवलप करने के लिए। फिजिबिलिटी स्टडी बनाएंगे और फाइनली हम इनिशियल प्लान बनाएंगे ताकि सिस्टम को बनाना शुरू किया जाए तो कहाँ से इसका आगाज़ किया जाए। दूसरे स्टेप के अंदर सिस्टम एनालिसिस है। आपने डाटा इकट्ठा कर लिया है, अब उसको एनालिसिस करना है। तो एनालिसिस फेज के अंदर हम उस सिस्टम को डिटेल में स्टडी करते हैं जिसे हम डेवलप करना चाहते हैं। तो जो डाटा कलेक्ट कर चुके हैं उसको एनालाइज करेंगे और फिर उसके बाद एक एनालिसिस रिपोर्ट बना देंगे ताकि इसी रिपोर्ट के मुताबिक आगे सिस्टम जो है वो डेवलप होगा। इसमें हम सिस्टम की जो करंट सिस्टम है उसकी वर्किंग को स्टडी करते हैं। इसके अलावा यूज़र रिक्वायरमेंट्स को डिटरमाइन करते हैं और कोई सूटेबल सिचुएशन जो है वो रिकमेंड करते हैं। यहाँ जो पर्सन होगा जो इस सारे डेटे को एनालाइज करेगा वो एनालिस्ट कहलाएगा। उस एनालिस्ट ने तमाम तर यूज़र से कम्युनिकेट करके उनकी रिक्वायरमेंट को समझना है और फिर उन रिक्वायरमेंट के मुताबिक कंप्लीट रिपोर्ट बना देनी है जिसे हम SRS या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का नाम देते हैं। उस रिपोर्ट के अंदर मुकम्मल ब्रीफिंग होती है कि आपका सिस्टम जो है वो कैसे बनाया जाएगा। तीसरे स्टेप के अंदर हम सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, सिस्टम का मॉडल प्रिपेयर करते हैं, और मॉडल प्रिपेयर करने का मतलब है कि आपने सिस्टम की लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है कि आपका सिस्टम ग्राफिकल फॉर्म में मखसूस किस्म की डायग्राम में मखसूस किस्म के सैम्पल से रिप्रेजेंट किया जाएगा जो ओके सिस्टम की मुकम्मल वर्किंग को शो करेगा। तो हम जो रिक्वायरमेंट कलेक्ट करते हैं, इन रिक्वायरमेंट्स को हम मॉडल की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं और बताते हैं कि आपका सिस्टम बनने के बाद इस तरह से काम करेगा। फोर्थ नंबर पर हम कोडिंग करते हैं। जब लॉजिकल डिज़ाइन बन जाता है तो इसके बाद सिस्टम के लिए कोड लिखा जाता है और वो लोग जो कोड लिखेंगे वो प्रोग्रामर कहलाएंगे। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपके सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम जो है वो लिखा जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट फेस होगा क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगेगा, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स और बजट भी इस पर जो है वो यूज़ होगा। तमाम तर स्पेसिफिकेशन, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट जो आपने एनालिसिस में डिज़ाइन कर लिए थे, अब ये प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर को दिए जाएंगे ताकि ये उसका कोड लिख सकें।
5वें नंबर पर टेस्टिंग का मरहला है। टेस्टिंग का मतलब ये है कि आपने सबसे पहले उस डेवलप सिस्टम को जिसका आपने कोड लिख लिया है, उसको चेक करना है। हम टेस्टिंग इसलिए करते हैं कि हम ये देख सकें कि जो सिस्टम हमने बनाया है, वो सिस्टम यूज़र रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। क्योंकि हमने सिस्टम यूज़र्स के लिए बनाना है और यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होना चाहिए, तो हम तमाम तर फंक्शनैलिटी को चेक करेंगे। इस मरहले को हम टेस्टिंग करना कहते हैं। तो इसमें जो एरर्स वगैरह आते हैं उनको डिटेक्ट और रिमूव भी किया जाता है और आमतौर पर टेस्टिंग के लिए सैंपल डाटा जो है वो हम यूज़ करते हैं। टेस्टिंग दो तरह की है। यूनिट टेस्टिंग के अंदर हम एक सिंपल और एक सिंगल मॉड्यूल को या सिंगल यूनिट को जो है वो टेस्ट करेंगे, लेकिन सिस्टम टेस्टिंग के अंदर हम तमाम यूनिट्स या मॉड्यूल को इकट्ठा करके सिस्टम बनाएंगे और फाइनली सिस्टम को जो है वो चेक करेंगे। 6 स्टेप में हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। जब सक्सेसफुली टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि अब आपका सिस्टम जो है वो यूज़ होने के लिए बिल्कुल रेडी है। आपने उस सिस्टम को अपने यूज़र या क्लाइंट या कस्टमर जिसके लिए आपने बनाया है उसके सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल कर देना है ताकि वो मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सके। एक और इम्पोर्टेंट काम है इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, वो यूज़र ट्रेनिंग है। क्योंकि आपने जिस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिस्टम बना के दिया है, आपने उसके लिए उसके यूज़र्स को ट्रेन भी करना है ताकि वो सिस्टम को ऑपरेट करना सीख सकें। इम्प्लीमेंटेशन 4 तरह की है, जिसमें हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कहते हैं कि आपने जो नया सिस्टम बनाया है वो पहले से इस्तेमाल होने वाले सिस्टम की जगह पर जो है वो यूज़ करना शुरू कर दें। मीन पहले वाला हटा दें और नया वाला सिस्टम वहाँ पर इंस्टॉल कर दें। पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि पहले जो मौजूद सिस्टम काम कर रहा है वो भी चलता रहे और साथ में नया जो सिस्टम आप लेके आए हैं उसको भी चलाना शुरू करें। दोनों की वर्किंग को मॉनिटर करें, जो ज़्यादा अच्छा चल रहा है, ज़्यादा अच्छा फीडबैक या आउटपुट दे रहा है, उसको जो है वो आप यूज़ करें। फेज़ इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये होता है कि आप एक-एक कंपोनेंट करके ओल्ड सिस्टम्स को रिप्लेस करते हैं और फाइनली मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो जाती है। ओल्ड कंपोनेंट वन बाय वन रिमूव हो जाते हैं और नए कंपोनेंट्स वो आना शुरू हो जाते हैं। पायलट इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि नए सिस्टम को कुछ मखसूस लोग यूज़ करेंगे, जैसे कि आपके एडमन्स, आपके इंजीनियर्स या आपके मखसूस लोग, ताकि इन सिस्टम को पहले चेक किया जा सके। जब सिस्टम की वेरिफिकेशन हो जाती है कि सिस्टम सही काम कर रहा है, तो फिर इसके बाद हम उस सिस्टम को आम लोगों के लिए या आम पब्लिक पर्पज़ के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो यूज़ के लिए जो है वो डिलीवर कर देते हैं। फाइनल और आखिरी स्टेप मेंटेनेंस है। ये ऐसा स्टेप है जिसमें हम अपने सिस्टम को अपग्रेड करते हैं, यानी सिस्टम की फंक्शनैलिटी को या नई रिक्वायरमेंट्स को हम जो अकोमोडेट करते हैं ताकि प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो सकें। समटाइम जब सिस्टम को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो यूज़र इस सिस्टम को यूज़ करते हैं ना, यूज़ करने के दौरान भी कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उन प्रॉब्लम्स को भी हम मेंटेनेंस के अंदर ही हल करते हैं। तो रेगुलर मेंटेनेंस जो है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका सिस्टम या सॉफ्टवेयर जो है वो आसानी के साथ या ठीक तरह से काम कर। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन क्या है। ये एसडीएलसी का पहला फेज़ है और इसका मेन पर्पस ये होता है कि आपने जो सिस्टम बनाना है उसके लिए इनिशियल एनालिसिस कंडक्ट करना है और प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमें कुछ मखसूस किस्म के टास्क जो है वो परफॉर्म करने पड़ते हैं। सबसे पहले सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि जब आप किसी सिस्टम की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला काम ही ये होगा कि आपको पता होना चाहिए आप क्या बनाना चाहते हैं। मीन उस सिस्टम के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको चाहिए, क्योंकि जो डिटेल आपने सिस्टम के लिए कलेक्ट करनी है या जिनकी डिटेल की बेस पे सिस्टम बनेगा वही सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट भी करेगी। मीन अगर आपको पता नहीं है कि क्या बनाना है तो आप कभी भी अच्छा सिस्टम नहीं बना सकते। जब अच्छा सिस्टम नहीं बनेगा तो ऑर्गेनाइजेशन उसे एक्सेप्ट भी नहीं करेगी। इस तरह आपका टाइम और पैसा जो है वो वेस्ट हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ सिस्टम स्कोप के बारे में है। इस स्टेप के अंदर हम सिस्टम का स्कोप डिफाइन करते हैं। स्कोप डिफाइन करने का यहाँ मतलब ये होता है कि हम सिस्टम के लिए बाउंड्री डिसाइड कर देते हैं। बाउंड्री मीन लिमिटेशंस डिसाइड करते हैं, जिसमें सिस्टम कॉस्ट लिमिटेशन है, टाइम लिमिटेशन है, जो कि सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमें चाहिए। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कितना खर्च आएगा सिस्टम बनाने के ऊपर और कितना टाइम जो है वो दरकार है। हम ये चीज़ें जो है वो सिस्टम स्कोप के अंदर डिसाइड करते हैं।
अल्टरनेट सॉल्यूशन प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर तीसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि जब आप सिस्टम को डेवलप करने की बात करते हैं तो कई पॉसिबल हल जो है वो आप ढूंढते हैं कि सिस्टम को ऐसे भी बनाया जा सकता है, सिस्टम को बनाने का ये एक और तरीकाकार भी है। तो जब भी आप सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के बाद आप इसके ऊपर काम करेंगे तो आपने सिस्टम के लिए काफ़ी सारे अल्टरनेट सॉल्यूशन भी ढूंढ के रखने हैं कि अगर एक सॉल्यूशन, ये एक हल फ़ायदेमंद नहीं है, उस पर सिस्टम डेवलप नहीं होता, तो दूसरे के ज़रिए आप सिस्टम डेवलप जो है वो कर सकते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी या फिजिबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। ये वो स्टेप है जिसके अंदर हम मखसूस किस्म के सवालों के जवाब ढूंढते हैं। हम फिजिबिलिटी के अंदर ये देखेंगे कि आपका बनाया हुआ सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट करेगी या नहीं। आप एज अ डेवलपर इस सिस्टम को बना सकते हैं या नहीं बना सकते, इसलिए बहुत सारे फिनेंशियल, पॉलिटिकल, टेक्निकल और टाइम फ्रेम पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो सिस्टम के लिए प्रपोज की जाती हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ पर काफ़ी सारा हमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है ताकि अच्छी फिजिबिलिटी बने और फिर उसके बाद अच्छा सिस्टम जो है वो डेवलप हो सके। एंड पर हम एक प्रिलिमिनरी प्लान बनाते हैं कि आपने अबव तमाम स्टेप्स के अंदर जो भी चीज़ें फाइंड की हैं उनकी एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसे फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहते हैं। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है एक प्लान की शक्ल में जो है वो मैनेजमेंट को दी जाएगी ताकि वो इसे रिव्यू करें और इसके बाद इसके ऊपर कोई एक्शन वो ले सकते हैं कि सिस्टम बनाना है या नहीं बनाना। अपर मैनेजमेंट अगर चाहे तो इसे एक्सेप्ट कर सकती है, चाहे तो आपके प्लान को मॉडिफाई कर सकती है और ये सारा कुछ जो है फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर होगा। अगर चाहे तो वो इस रिपोर्ट को रिजेक्ट भी कर सकती है। तो मेन प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये 5 स्टेप जो है वो हमें चाहिए जिनके ऊपर हमें काम करना पड़ता है। सिस्टम एनालिसिस के अंदर हम करंट सिस्टम को डिटेल में स्टडी करते हैं और एक पर्सन जो इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे हम एनालिस्ट कहते हैं, वो इस सिस्टम को एनालिसिस करेगा। तो सिस्टम के एनालिसिस में हमें काफ़ी सारे ऐसी एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करना पड़ता है जिसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है नीड एनालिसिस। नीड एनालिसिस का मतलब ये होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं एनालिसिस के लिए। इस स्टेप के अंदर जो एनालिस्ट है वो मुख्तलिफ़ किस्म की रिक्वायरमेंट जो है वो इकट्ठी करेगा। इस मकसद के लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़र और मैनेजर से कम्युनिकेट करेगा। इट मीन्स दैट जो भी सिस्टम एनालिसिस है, सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, वो उन तमाम लोगों से जाके मिलेगा जिन्होंने सिस्टम को यूज़ करना है और फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट जो इकट्ठी होंगी उन्हीं की बेस पे सिस्टम बनाया जाएगा। अब रिक्वायरमेंट इकट्ठी करनी है तो डाटा कलेक्ट करना पड़ता है जिसे डाटा गैदरिंग करना कहते हैं। इस स्टेप में हम उस सिस्टम से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करना शुरू करते हैं कि जो सिस्टम बनाना है उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। तो डाटा गैदरिंग के 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप है रिटन डॉक्यूमेंट। समटाइम जो एनालिसिस करने वाला पर्सन है वो डाटा और इन्फॉर्मेशन रिटन डॉक्यूमेंट से भी कलेक्ट कर सकता है, क्योंकि उस तरह के पहले भी सिस्टम बन चुके होंगे, काम कर रहे होंगे, तो उनकी जो डॉक्यूमेंट्स होंगी रिपोर्ट्स की शक्ल में, फॉर्म्स की शक्ल में, मेमो, बिजनेस प्लान या पॉलिसी स्टेटमेंट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट या कुछ और फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगी, उन डॉक्यूमेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन जो है इन रिटन डॉक्यूमेंट से कलेक्ट की जा सकती हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ इंटरव्यूज़ है। इंटरव्यू एक और ऐसा मेथड है जिससे डाटा कलेक्ट किया जा सकता है कि एनालिस्ट जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़र और मैनेजर से मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम जो सिस्टम से रिलेटेड होंगी उनको डिस्कस करेगा। डिस्कस करने के बाद वो हर एक बंदे से इंडिविजुअली तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन भी करेगा जो सिस्टम से रिलेटेड होंगे। तो सिस्टम की डेवलपमेंट से रिलेटेड तमाम तरह जो क्वेश्चन हैं वो इंटरव्यू की शक्ल में जो है वो किए जाएंगे। क्वेश्चनरीज के अंदर हम एक फॉर्म के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस मैनेज करेंगे और वो क्वेश्चन यूज़र्स को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यूज़र उनके आंसर देगा फॉर्म फिल करने के बाद और हम डाटा जो है वो वहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन है। समटाइम जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं वो ऑब्जर्वेशन की मदद से भी हो सकती हैं। ये एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें सिस्टम की वर्किंग को, उसके बिहेवियर को और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ऑब्जर्व करके भी इकट्ठी कर सकते हैं। इट मीन्स दैट आप सिस्टम को देखते हैं वो कैसे काम कर रहा है, आप सिस्टम की वर्किंग को समझते हैं और उसके बाद डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। 5वां स्टेप सैम्पलिंग है। तो सैम्पलिंग में ये कह लें कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स जो हैं वो सिस्टम में अगर इन्वॉल्व हैं तो उनसे डाटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता, तो मखसूस किस्म के लोगों से डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है। तो इसे हम सैम्पलिंग करना कहते हैं। इट मीन्स दैट बिल्कुल वही तरीकाकार है जब बहुत ज़्यादा फ्रूट्स में से आप किसी एक फ्रूट के सैंपल को चेक कर लेते हैं और उसके बाद आप जो है वो ओके की रिपोर्ट दे देते हैं।
डेटा एनालिसिस में डेटा गैदरिंग जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप उस कंप्लीटेड डाटे को एनालाइज करना शुरू करते हैं। इसका मतलब है कि आप चेक करते हैं जो डाटा आपने कलेक्ट किया है वो एक्यूरेट और कंप्लीट है या नहीं है। इस मकसद के लिए मुख्तलिफ किस्म के टूल्स आपने यूज़ करने हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट और पॉपुलर कॉमनली यूज टूल्स जो हैं जिनकी मदद से डाटे को एनालाइज किया जाएगा उसमें DFDs हैं, सिस्टम फ्लो चार्ट्स हैं, कनेक्टिविटी डायग्राम्स हैं, ग्रिड चार्ट्स हैं और डिसीजन टेबल भी जो है वो हो सकते हैं। फाइनली एनालिसिस रिपोर्ट आप प्रिपेयर करेंगे। जब एनालिसिस फेज कंप्लीट हो जाता है तो उसकी एनालिसिस रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है। इसका मतलब ये है कि जब आप रिपोर्ट बना लेंगे तो ये रिपोर्ट रिव्यू के लिए, अप्रूवल के लिए हायर मैनेजमेंट के पास चली जाती है और इसमें मखसूस चीज़ें जो शामिल हैं वो ये हो सकती हैं कि एनालिसिस रिपोर्ट के अंदर मुकम्मल वर्किंग ऑफ सिस्टम को एक्सप्लेन किया गया होगा। इसके अलावा सिस्टम में जो वर्किंग के दौरान प्रॉब्लम आ सकती हैं उनको एक्सप्लेन किया गया होगा और इसके अलावा कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स और कुछ रिकमेंडेशन जो हैं जो न्यू सिस्टम के अंदर होनी चाहिए वो भी एक्सप्लेन की गई होंगी। सबसे पहले डिज़ाइन फ़ेज़ की बात करते हैं तो जब हमने लेक्चर नंबर 15 के अंदर SDLC और इसके 7 फ़ेज़ेस को डिस्कस किया था तो वहाँ भी इन तमाम कंपोनेंट को हमने एक्सप्लेन किया था। तो डिज़ाइन फ़ेज़ के अंदर असल में मैंने बताया था कि आपका जो सिस्टम है जिसे आपने प्रिपेयर करना है उसका मॉडल बनाया जाता है। मीन लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन जो सिस्टम की है उसे हम सिस्टम मॉडल का नाम देते हैं। जब भी कोई सिस्टम डेवलप करते हैं तो उसका पहले डिज़ाइन बनाया जाता है और ये डिज़ाइन मुख्तलिफ़ किस्म की डायग्राम्स की मदद से बनता है। इसे हम लॉजिकल डिज़ाइन का नाम भी देते हैं। असल में जो रिक्वायरमेंट आपने कलेक्ट की हैं उन रिक्वायरमेंट्स को लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन में हम चेंज करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारा सिस्टम बनने के बाद कैसा लगेगा, कैसे सिस्टम वर्क करेगा, उसकी वर्किंग को हम एक डिज़ाइन की शक्ल में जो वो दिखाते हैं। डिज़ाइन फेज़ को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, लॉजिकल डिज़ाइन, फिज़िकल डिज़ाइन और फाइनली डिज़ाइन रिपोर्ट जो है वो बनाई जाती है। लॉजिकल डिज़ाइन जो है ये असल में हमारे पास किसी भी प्रोपोज़ सिस्टम के लिए जनरल फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ को जो है वो डिस्क्राइब करता है कि आपका जो सिस्टम है वो किस किस्म की फंक्शनैलिटी परफ़ॉर्म करेगा या कैसे परफ़ॉर्म करेगा। तो ये रियलिटी में सिस्टम बनाने से पहले उसके डिज़ाइन के अंदर जो है वो हमें पता चल जाता है। लॉजिकल डिज़ाइन के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के केस टूल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं और इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं जिनमें माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट है, गैनट चार्ट है, परट चार्ट वगैरह मौजूद है। इन्हें लॉजिकल डिज़ाइन के लिए यूज़ किया जाता है। फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में जो आपने लॉजिकल डिज़ाइन बना लिया है उस लॉजिकल डिज़ाइन को डिलीवर कैसे करना है, वो सारे काम आप रियलिटी में कैसे परफॉर्म किए जाएंगे, ये काम फिजिकल डिज़ाइन में आता है। फिजिकल डिज़ाइन के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो है वो सिस्टम के हवाले से डिसाइड करते हैं। नंबर 1 हम इनपुट रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं कि सिस्टम में इनपुट कैसे दी जाएगी। आउटपुट रिक्वायरमेंट की बात करें तो हम ये देखते हैं कि हमारा सिस्टम किस फॉर्म में और किस तरह की आउटपुट जो है वो जनरेट करेगा। स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि आपके सिस्टम के लिए कितनी स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए, कितनी कैपेसिटी होगी। प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स में हम ये देखते हैं कि आपके फिजिकल डिज़ाइन में जो सिस्टम आप बना रहे हैं उसमें जो आप डाटा इनपुट के तौर पर देंगे आपका सिस्टम उसको कैसे प्रोसेस करके रिजल्ट जनरेट करेगा। इसके अलावा कुछ सिस्टम कंट्रोल, बैकअप और रिकवरी के ऑप्शन भी फिजिकल डिज़ाइन में हम शामिल करते हैं। फिजिकल तो बनाने का मतलब ये होगा कि सिस्टम अब आपका रेडी है, आप सिस्टम के ऊपर काम कर सकते हैं। कोडिंग फेज में मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम सिस्टम का प्रोग्राम लिखते हैं, कोड लिखते हैं और असल में ये आपके पास ओरिजिनल रियल सॉफ्टवेयर जो है वो होता है। ये एक इम्पोर्टेंट फेज़ है और इसमें काफ़ी ज़्यादा सारा टाइम रिक्वायर होता है, काफ़ी एफर्ट्स और बजट जो है वो चाहिए। प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट्स जो कि अभी हमने लॉजिकल डिज़ाइन में जो है वो बनाए होते हैं, ये प्रोग्रामर्स को दिए जाते हैं और प्रोग्रामर्स जो हैं आगे इनका कोड करते हैं। कोडिंग के बाद हमारे पास टेस्टिंग का मरहला आता है। टेस्टिंग के अंदर हम सिस्टम्स के कंपोनेंट को टेस्ट करते हैं कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमारा कोड सही काम कर रहा है या नहीं। तो यूनिट और सिस्टम टेस्टिंग है, इनको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर पहले भी बात हो चुकी है। अब हम सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद इसको हम यूज़ करते हैं और यूज़र को कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं।